Good morning everyone. My name is Neha Goyal. I am the student of BSc Chemistry Honours 3rd year in Pandit Nikiram Sharma College, Rohtak. In this video, I am going to make a presentation on the topic coordination compounds. I am going to cover the topic VBT, overview of VBT basically, limitations of VBT, crystal field theory in octahedral complexes and the crystal field theory in tetrahedral complexes. तो हम स्टार्ट करेंगे VBT थ्योरी. इट स्टैंड्स फॉर वैलेंस बैंड थ्योरी. अभी जो थ्योरी है वो हाइब्रिडाइजेशन पर बेस होती है. ये जो थ्योरी थी डेवलप्ड की थी लिनस पॉलिंग ने. सो स्टार्ट करते हैं. VBT theory was developed by Linus Pauling and the main assumption made by him was that the metal ligand bonds are formed by the donating of an electron pair by the ligand to the metal and thus formed a coordinate bond between the metal and the ligand. तो यहाँ पर क्या हुआ था, उनकी मेन assumption क्या थी VBT थ्योरी में, जब भी मेरे मेटल और लिगेंड्स के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है मेटल के और लिगेंड के बीच में, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें एक जो एटम या मॉलिक्यूल है वो अपने पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है सामने वाले को. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मेटल और लिगेंड है, जो लिगेंड है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है मेटल को और जो फॉर्मेशन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की यहाँ पर हो रही है. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है कोबाल्ट के एक कॉम्प्लेक्स का, जो जिसमें लिगेंड है Cn. कोऑर्डिनेशन नंबर इस कंपाउंड का 6 है. कोबाल्ट पे यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है. तो कोबाल्ट के आउटर शेल इलेक्ट्रॉन में हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है. ओके, 3d7 4s2. कोबाल्ट 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएंगे, यानी अब 9 में से 3 गए 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएंगे और एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पर इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे. अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि मेरा लिगेंड CN6 है तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर जो अकेले इलेक्ट्रॉन्स है उनकी पेयरिंग हो जाएगी. ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर हो जाएगा. बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे पहले तो यही नहीं बता पाए कि ये पेयरिंग हो क्यों रही है. ठीक है, तो यहाँ पर इनकी पेयरिंग हो गई है. अब हमारे पास CN6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी कि मुझे 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए. तो यहाँ पर 2 तो मैं D के ले लेती हूँ, 1 S का ले लेती हूँ और 3 P के ले लेती हूँ. टोटल कितने हो गए, 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए. अब जो ये 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे ये है D2sp3. यहाँ पर हमने इनर D ऑर्बिटल का यूज़ किया है. D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. सबसे पहला डायमैग्नेटिक नेचर का है ये कंपाउंड. सेकंड ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इस वजह से इसकी जियोमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल है. यानी कि VBT थ्योरी आई, उसने हमें एक अजम्पशन दी, उस अजम्पशन के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. यहाँ पर आप देखोगे कि जो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना Cn नेगेटिव के द्वारा दिए गए हैं. यहाँ पर जो Cn लिगेंड है उसने अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल के ऑर्बिटल को दे दिया है और यहाँ पर मेटल और लिगेंड्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया. अब यहाँ पर लिमिटेशंस थी कुछ VBT की जिन्हें हमें कवर करना है. तभी तो हम आगे पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. जब भी हमारी किसी थ्योरी में कोई लिमिटेशंस आती है तब हम दूसरी थ्योरीज की तरफ जाते हैं. जैसे कि अब हमारी VBT में लिमिटेशंस आए, उसकी वजह से हम CFT पढ़ेंगे. जब हमारी CFT में लिमिटेशंस आएगी तो हम आगे चल के मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ VBT. तो सबसे पहले लिमिटेशन थी वो ये थी, इट प्रोवाइड्स ओनली द क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर कम्प्लेक्सेस. ये सिर्फ क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन दे रहा था कम्प्लेक्सेस की. इट डज़ नॉट टेल अस अबाउट द कलर एंड द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ द कम्प्लेक्सेस. ये यहाँ पर कलर्स के बारे में नहीं बता पाई. ये यूँ तो बता रहा था ये कम्प्लेक्सेस कलर्ड है, ये नहीं है, बट
कौन सा कलर ये नहीं बता पाया। ये हम आगे चल के क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ेंगे, जो कि इसको एक्सप्लेन करेंगे विद डी ट्रांजिशंस के थ्रू। नेक्स्ट करते हैं, द थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन वाई सम मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस while some other complexes of the same metal ion in the oxidation state are high spin। हम देखते हैं जब हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है, हमें दो हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज D2sp3 एंड द सेकेंड वन इज sp3d2। हमें ये समझ में नहीं आया कि कुछ कम्प्लेक्सेस जो है वो इनर डी ऑर्बिटल्स के साथ क्यों कंबाइन कर रहे हैं और जो कुछ कम्प्लेक्सेस है वो आउटर डी ऑर्बिटल के साथ क्यों कंबाइन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज इट डज़ नॉट प्रिडिक्ट द रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ ऑफ द डिफरेंट कम्प्लेक्सेस। हमारे जो कुछ लिगेंड्स होते हैं वो लेबाइल होते हैं और कुछ जो होते हैं वो इनर्ट होते हैं। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी थ्योरी वाई कुछ कम्प्लेक्सेस तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है और कुछ कम्प्लेक्सेस स्टेबल है ही नहीं। इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द वेरिएशंस ऑफ मैग्नेटिक वैल्यूज़ विद द टेम्परेचर। जो मैग्नेटिक मूवमेंट और टेम्परेचर के बीच में वेरिएशंस आ रहे थे ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट प्रिडिक्ट वेदर द 4 कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्स विल बी स्क्वायर, प्लैनर और टेट्राहेड्रल। जब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो ये यूँ नहीं बता पाए कि वो जो कम्प्लेक्स आएगा वो स्क्वायर प्लेनर आएगा या फिर टेट्राहेड्रल आएगा। इट डज़ नॉट प्रिडिक्ट द रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी कि यही बात होगी कि अलग अलग स्ट्रक्चर, यानी कि कुछ कम्प्लेक्सेस तो स्क्वायर प्लैनर में स्टेबिलिटी शो कर रहे थे और कुछ कम्प्लेक्सेस हमारे टेट्राहेड्रल में स्टेबिलिटी शो कर रहे थे। ये इस चीज़ के बारे में नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ तो किसी कम्प्लेक्स में स्टेबल है और कुछ किसी कम्प्लेक्स में स्टेबल है। नाउ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है अब हम पढ़ेंगे कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो कम्प्लीटली अपोजिट है वीबीटी से। वीबीटी में हमने क्या अजम्पशन ली थी? वीबीटी की अजम्पशन थी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है मेटल के बीच में और लिगेंड के बीच में। अब हम देखते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या क्या अजम्पशंस दी। द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय H. Bethe and B. Black. This theory is based on entirely different assumptions than the VBT theory. Okay. As we have already learned, the valence bond theory considers the bonding between the metal ion and the ligand as a purely covalent, or I can say purely coordinate. On the other hand, the crystal field theory considers the bond between the metal ion and the ligand as the purely electrostatic. VBT तो क्या कह रहे हैं? VBT तो ये कह रहे हैं भाई कि जो मेटल और लिगेंड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो कर रहे हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आके भाई ये कह रहे हैं कि जो मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड कब अराइज होएगा? जब हमारे कंपाउंड्स में पोलैरिटी होगी, यानी कि एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज होगा। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशंस दैट द मेटल आयन एंड द लिगेंड एक्ट एज द पॉइंट चार्जेस। मेटल और जो लिगेंड है वो पॉइंट चार्जेस कंसिडर किए गए हैं। अब जो यहाँ पर लिगेंड है क्या तो वो पॉइंट नेगेटिव चार्ज कंसिडर होगा या वो पॉइंट डाइपोल कंसिडर होगा, वो हम आगे चल के देखेंगे। और मेटल जो है वो एज अ कैटायन शो होगा यहाँ पे, एंड द इंटरेक्शन बिटवीन दैम इज अ प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर मेरा लिगेंड नेगेटिव है तो क्या होगा? इन केस ऑफ द नेगेटिव लिगेंड एनायंस such as Br negative, Cn negative, the interactions with the metal ions are ion-ion interactions. अगर मेरा नेगेटिव लिगेंड है जैसे कि ब्रोमीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव या फिर Cn नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो लिगेंड और मेटल के बीच की इंटरेक्शंस है उन्हें हम आयन-आयन इंटरेक्शन कहेंगे। अगर मेरा जो लिगेंड है वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो क्या होगा? ठीक है, इन केस ऑफ द न्यूट्रल मॉलिक्यूल लाइक NH3H2O CO, द इंटरेक्शंस विद द मेटल आयंस आर आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। अगर मेरा लिगेंड आपकी बार न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पर जो मेरी इंटरेक्शन है मेटल और लिगेंड की वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगी। द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस थ्योरी इज़, ये जो चीज़ है
ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस थ्योरी का आइडिया क्या था। The central idea of this theory is that the electrons of the metal ions in the environment of other ions or molecules, as for example within the lattice of a crystal, are affected by the non-spherical electric field established by the surrounding ions or molecules. The electric field was called the crystalline field, but now it is called crystal field. This is responsible for name of the crystal field theory. इसने यूँ कहा जो मेरा मेटल है जब वो लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करेगा किसमें, नॉन स्पेरिकली इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब यहाँ पर जो है हमारी फील्ड जनरेट होगी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है उसको हम क्रिस्टलाइन फील्ड कह रहे हैं या फिर हम क्रिस्टल फील्ड कह रहे हैं। तो इस थ्योरी का नाम यहाँ से आया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नेक्स्ट पे चलो। नाउ द अजम्पशन ऑफ CFT। पहला अजम्पशन तो यही था कि इसने मेटल्स को और लिगेंड को पॉइंट चार्ज कंसीडर किया। CFT इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, इट कंसीडर द मेटल लिगेंड टू बी आयोनिक। इसने मेटल और लिगेंड के बॉन्ड को आयोनिक कंसीडर किया था। देयर इज़ अ प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इन बिटवीन द मेटल आयंस एंड द लिगेंड। जो यहाँ पर मेटल आयन के और लिगेंड के बीच में प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन तब होती है जब यहाँ पर पोलैरिटी जनरेट होती है। अब लिगेंड्स क्या है, यहाँ पर दो तरीके के लिगेंड्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज हमारे नेगेटिवली चार्ज लिगेंड जिनको मैं पॉइंट चार्ज कंसीडर करूँगी इन केस ऑफ आयोनिक लिगेंड, एग्जांपल फ्लोरीन नेगेटिव या फिर पॉइंट डाइपोल्स। पॉइंट्स डाइपोल क्या होंगे जहाँ जब हमारे जो होंगे मॉलिक्यूल्स वो न्यूट्रल होंगे, जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल NH3 का मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर इस लाइन को ध्यान से देखिए, इफ़ द लिगेंड इज़ न्यूट्रल, अगर मेरा लिगेंड न्यूट्रल है तो यहाँ पर हम पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज का जनरेट करेंगे। यानी कि जो एटम मेरा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर तो मेरा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा एज़ कम्पेयर टू द अदर एटम। If the ligand is a neutral, the negative end of the dipole is directed towards the central metal cation. यहाँ पर देखिए मेरा मेटल है, यहाँ पर मेरा वाटर का मॉलिक्यूल है। क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आएगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर आएंगे। इसने यूँ कहा कि अगर मेरा जो लिगेंड है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो जो मेरा पार्शियल नेगेटिव यानी कि जो नेगेटिव साइड है डाइपोल की वो इंटरेक्ट होगी मेटल के साथ, यानी कि कुछ इस तरीके से ये इंटरेक्ट होगी मेटल के साथ। अब आगे चलते हैं। द 5d ऑर्बिटल्स इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम हैव द सेम एनर्जी, मीन्स दे आर डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब क्या होता है, मेरे जो पाँचों ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी जो है वो सेम है, यानी कि दे आर डीजनरेट। डीजनरेट में सेम एनर्जी। अगर मेरा जो आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम है यानी मेटल अकेले में प्रेजेंट है तो उसके जो सारे डी ऑर्बिटल्स है पाँचों की सेम एनर्जी है, डीजनरेट है वो। नेक्स्ट, व्हेन द नेगेटिव फील्ड ऑफ लिगेंड्स बिकम asymmetrical, means asymmetrical fields of ligands surround the metal, then the orbital will no longer remain degenerate. आई थिंक मैंने ऊपर वाली लाइन नहीं बोली है, पहले ये देखते हैं। द 5d ऑर्बिटल स्टिल रिमेन डीजनरेट इवन व्हेन अ स्पेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज सराउंड द मेटल एटम। अगर ये मेरा मेटल है और लिगेंड साथ है, बट अब लिगेंड जो आ रहे हैं वो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और स्पेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड जनरेट कर रहे हैं, तब भी मेरे जो 5 के 5d ऑर्बिटल है वो डीजनरेट रहेंगे, यानी कि उनकी सेम एनर्जी रहेगी। यानी कि अगर मेरी सिमेट्रिकल फील्ड प्रेजेंट है ना तो 5 के 5 जो डी ऑर्बिटल है उनकी डीजनरेसी रहेगी। नेक्स्ट लाइन पे, अगर जो मेरे लिगेंड्स आए वो असिमेट्रिकल है तब क्या होगा, वो जो ऑर्बिटल्स है वो नो लॉन्गर रिमेन डीजनरेट, अब वो डीजनरेट नहीं रहेंगे अगर मेरी फील्ड असिमेट्रिकल हो जाएगी तब। एज द रिजल्ट स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल हैपन, जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी में। नाउ द पैटर्न ऑफ द स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द क्रिस्टल फील्ड ऑफ लिगेंड। अब जो पैटर्न है स्प्लिटिंग का कि कौन से ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी में स्प्लिट होंगे, कौन से लो एनर्जी में स्प्लिट होंगे, वो डिपेंड करेगा किस पे,
क्रिस्टल फील्ड ऑफ द लिगेंड्स पर। अब हम पढ़े क्रिस्टल फील्ड ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और क्रिस्टल फील्ड ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। उससे पहले हमें डी ऑर्बिटल्स की शेप्स का पता होना चाहिए। ओके, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। हमें पता है टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें से 3 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनके लोब्स जो है वो इन बिटवीन द एक्सिस लाई करेंगे, और 2 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनके ऑर्बिटल्स ऑन द एक्सिस लाई करेंगे। अब जो 3 ऑर्बिटल जिनके लोब्स जो है इन बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहे हैं, उनमें क्या होगा, वो सेम नेचर को शो करेंगे, और जिनके लोब्स ऑन द एक्सिस हो रहे हैं वो सेम नेचर को शो करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। इन दोनों को क्या कहेंगे हम, ई सेट वाले को, इनको हम कहेंगे टी सेट, T2 सेट। यानी कि ये जो है ये तो है डबली डिजनरेटेड सेट, और ये क्या है, ट्रिपली डिजनरेटेड सेट। ओके, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल में 5 तरीके के डी ऑर्बिटल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। 3 ऑर्बिटल विच वन इज DXY, DYZ और DZX। इनके जो लोब्स हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, जिसकी वजह से इनका तो तीनों का नेचर होता है वो सेम होता है। 2 ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जिनके जो लोब्स होते हैं वो ऑन द एक्सिस लाई करते हैं, वो कौन से होते हैं, DZ² एंड DX² माइनस Y²। इनके ऑन द एक्सिस लाई करेंगे, जिसकी वजह से इनका सेम नेचर होगा। ओके, अब हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ने से पहले हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल की शेप कैसी होती है। ये मेरा क्या है, मेटल है, 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड, 5 लिगेंड, 6 लिगेंड। मेटल कितने लिगेंड से सराउंडेड है, 6 लिगेंड से सराउंडेड, जिसमें से ये जो 4 लिगेंड होते हैं वो एक प्लेन पे लाई करते हैं, 1 लिगेंड अबोव द प्लेन और 1 लिगेंड बिलो द प्लेन लाई करते हैं। ओके, सो देखते हैं। In octahedral coordination entity, 6 ligands surrounded the metal atom or ion. कोऑर्डिनेशन ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, 6 लिगेंड्स सराउंड करते हैं मेटल एटम को, ठीक है। ईच लिगेंड्स आर प्लेस्ड ऑन एक्सिस। ये जितने भी लिगेंड्स हैं ये कहाँ पर प्लेस है, एक्सिस पर प्लेस्ड है। आपकी बात ये याद रखना, ईच लिगेंड्स आर प्लेस्ड ऑन द एक्सिस। ये जो एक्सिस है इस पे ही बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा अब हमारा। अब हमें पता है जो हमारे डी ऑर्बिटल्स हैं उसमें से 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके जो लोब्स हैं वो लाई करते हैं ऑन द एक्सिस पर, ठीक है। इन DXY, DYZ एंड DZX इनके जो लोब्स हैं वो लाई करते हैं इन बिटवीन एक्सिस पर। अब हम देखेंगे ये जो हमारा, एक मिनट, ये जो मेटल है 4 लिगेंड है, ये चारों एक्सिस पर लाई करते हैं। मेटल के अंदर भी डी ऑर्बिटल्स है, उसमें से 2 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनके लोब्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑन द एक्सिस पर लाई करते हैं। अब जो ये लिगेंड्स हैं एक्सिस वाले लिगेंड्स और जो ये मेटल का ऑर्बिटल है एक्सिस वाला, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स क्या शो करेंगे, आपस में रिपल्शन शो करेंगे। जब ये दोनों रिपल्शन शो करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, हाई चली जाएगी। यही लिखा हुआ है, वी नो दैट द लिगेंड्स आर प्लेस्ड ऑन एक्सिस and DX² minus Y² and DZ² orbitals are also placed along axis. So due to this there is a large repulsion between the electrons in metal d orbitals and the electrons of ligands. Hence due to repulsion energy of DX² minus Y² and DZ² will be more. Splitting तभी तो होगी ना जब हमारे कुछ ऑर्बिटल्स का जो डिफरेंस एनर्जी का वो बाकी ऑर्बिटल से डिफरेंट होगा। अब क्योंकि यहाँ पर जो DX² माइनस Y² और DZ² के लोब्स लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करके रिपल्शन जनरेट करके हाई में चले जा रहे हैं बाकियों से, तो जिसकी वजह से क्या होगा, DX² माइनस Y² और DZ² ऑर्बिटल्स उनकी हाई एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू DXY, DYZ एंड DZX ऑर्बिटल के। यही लिखा गया। एंड इन DXY, DYZ एंड DZX ऑर्बिटल्स आर डायरेक्ट इन बिटवीन द एक्सिस, so there will be lesser repulsion between metal orbitals and ligands. Hence energy of DXY, DYZ and DZX orbital will be lower. अब हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे ये क्या होती है एनर्जी। ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड। ओके, ये डी ऑर्बिटल तब है
जब जो मेरा मेटल है वो आइसोलेटेड स्टेट में प्रेजेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा मेटल है। यहाँ पर क्या है, इसके जितने भी डी ऑर्बिटल्स है वो सारे के सारे डीजनरेट है, हैविंग द सेम एनर्जी ऑफ ऑल द डी ऑर्बिटल्स। डीजनरेशन का मतलब ये वाला कब होएगा, जब मेटल्स है और उसको लिगेंड्स ने अप्रोच कर दिया, यहाँ पर एक स्पेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड जनरेट हो जाए। हमने देखा था जब भी स्पेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड जनरेट होगी तभी भी हमारे जो डी ऑर्बिटल है वो डीजनरेट रहेंगे। बट क्योंकि मेटल्स को लिगेंड ने अप्रोच कर लिया तो यहाँ पर कुछ एनर्जी का इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इन अ स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड इंक्रीजेज। यहाँ पर 5 के 5 डी ऑर्बिटल अभी भी सेम एनर्जी लेवल पर है। यहाँ पर स्प्लिटिंग होगी। अब स्प्लिटिंग कैसे होगी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर की एनर्जी हाई है एज कम्पेयर टू डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स के ऑर्बिटल्स। क्यों हाई है, क्योंकि हमने अभी देखा क्योंकि जो लिगेंड्स है ऑक्टाहेड्रल के वो अलोंग द एक्सिस लाई करते हैं, और जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर उसके ऑर्बिटल्स भी अलोंग द एक्सिस लाई करते हैं, जिनकी वजह से लिगेंड्स और जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन जनरेट होगी और हाई एनर्जी हो जाएगी, जिसकी वजह से ये दोनों तो ऊपर की तरफ चले गए और ये तीनों नीचे की तरफ आ गए, एनर्जी लो हो गई। अब हमने एक रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर रखा है, बेरी सेंटर लाइन। ये जो बीच में एनर्जी है इसको बोलेंगे सी एफ एस और ई, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। द डिफरेंस of the energy in between the Eg and the T2G orbitals is called crystal field splitting energy। अब ये जो दो ऑर्बिटल है वो तो लाई करते हैं प्लस 0.6 डेल्टा, ओके, और ये जो है ये माइनस 0.4 डेल्टा इसकी वैल्यू होती है, ये नीचे लाई करते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर आया है कि वो प्लस 0.6 अबोव लाई करते हैं, ये माइनस 0.4 डाउन लाई करते हैं, ओके। सो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरीके से होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऊपर की तरफ जाते हैं और डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स नीचे की तरफ आते हैं। ये स्प्लिटिंग जो होती है वो डिपेंड करती है कि जो लिगेंड्स है वो मेटल के अराउंड किस तरीके से अरेंज हुए। नेक्स्ट हम चलते हैं, द स्प्लिटिंग ऑफ द डीजनरेट लेवल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड इन अ डेफिनाइट ज्योमेट्री इज टर्म्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, denoted by delta and delta naught for octahedral. Energy of 2Eg orbitals will increase by 0.6 delta naught and energy of T2G will decrease by 0.4 delta naught. Now crystal field splitting energy is basically the energy separation. Barycenter क्या होता है, average energy of the d orbitals. Now we will move to crystal field splitting in tetrahedral complexes. इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम टेट्राहेड्रल की शेप देखते हैं। ये मेरा मेटल है 1 2 3 और ये ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देती हूँ क्योंकि ये एक प्लेन में नहीं होता, ये पीछे की तरफ होता है। यहाँ पर जो ये एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री, यहाँ लिख देती हूँ 109.5 डिग्री। अब टेट्राहेड्रल में क्या होता है, टेट्राहेड्रल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 4। द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज 4। तो अब हम क्या करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है 4 लिगेंड्स की वो सराउंड करते हैं मेटल आइटम में, मे बी विजुअलाइज्ड बाय प्लेसिंग द लिगेंड्स ऑन द 4 ऑफ द 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। क्यूब के टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8। हमने एज्यूम कर लिया जो लिगेंड्स है वो 4 कॉर्नर पर प्लेस्ड है इस तरीके से, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ। ये मेरी एक्स एक्सिस होगी, ये मेरी जेड एक्सिस होगी और ये मेरी वाई एक्सिस होगी, ओके। नाउ द डायरेक्शंस एक्स वाई एंड जेड पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब। ये देखो ये होता है फेस, होता है ना क्यूब का फेस, एक बार मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ। इन्होंने ये कहा जो डायरेक्शन है एक्स वाई जेड की वो टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब के थ्रू हुई है। Now it is clear that the orbital dxy, dyz and dzx point between xy and z axis towards the center of the edge। जो dxy, dyz और dz axis वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ द एजेस की तरफ, और जो मेरे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर है वो
अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस में किस तरफ लाई कर रहे हैं, सेंटर ऑफ द फेसेस ये, एजेस ये, ओके। नाउ इट इज़ क्लियर दैट इन टेट्राहेड्रल फील्ड नन ऑफ द d ऑर्बिटल्स पॉइंट एग्जैक्टली टुवर्ड्स द लिगेंड। यहाँ पर कोई भी जो मेरा d ऑर्बिटल है वो एग्जैक्टली पॉइंट नहीं कर रहा टुवर्ड्स द लिगेंड। वहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स ऐसे थे जो एग्जैक्टली पॉइंट कर रहे थे टुवर्ड्स द लिगेंड अलोंग द एक्सिस। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की वो कम होएगी एज़ कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल फील्ड। बट जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स यहाँ पर वो देखेंगे जो वो है वो पॉइंटिंग कर रहे क्लोज टू द डायरेक्शन इन विच द लिगेंड्स आर अप्रोचिंग। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स वो डायरेक्टली अप्रोच नहीं है बट क्लोजली अप्रोच कर रहे हैं लिगेंड को, जिसकी वजह से उनकी इंटरेक्शन एज़ कम्पेयर टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर से ज़्यादा होएगी। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम, यहाँ पर जो एनर्जीज़ है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल की वो ज़्यादा होएगी एज़ कम्पेयर टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड एक्स स्क्वायर ऑर्बिटल, यानी कि कम्प्लीटली अपोजिट हो गया। वहाँ पर जो एनर्जी थी वो किसकी ज़्यादा थी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। यहाँ पर किसकी ज़्यादा है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल की, ओके। ये यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। द 2 ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर बिकम स्टेबल एंड देयर एनर्जीज आर लोअर। These are designated as E orbitals, and the 3 orbital dxy, dyz and dzx become unstable and their energies are raised. These are designated as T2 orbitals. याद रखना, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, जिसमें अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ओके। ये अब हम जो टेट्राहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग है वो इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ओके। ये कब है डी ऑर्बिटल, जब हमारा जो मेटल है वो आइसोलेटेड फॉर्म में, डी ऑर्बिटल सारे के सारे डिजनरेट है। ये कब है, जब मेरे मेटल को सराउंड कर लिया लिगेंड ने, स्पेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड बना ली, तभी मेरे डी ऑर्बिटल्स सारे के सारे क्या डिजनरेट है, ओके। अब ये जो है यहाँ पर स्प्लिटिंग हुई, यहाँ पे देखो स्प्लिटिंग कम है एज़ कम्पेयर टू द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब क्या होगा, जब ये लिगेंड्स अपने आप को अरेंज कर लेंगे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में, तब क्या होगा, जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स है वो क्लोजली इंटरेक्ट करेंगे लिगेंड से एज़ कम्पेयर टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, जिसकी वजह से ये तीनों अनस्टेबल बन जाएंगे और इनकी एनर्जी रेज हो जाएगी, और ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये स्टेबल हुई। दिस वन इज़ ऑल्सो द रेफरेंस लाइन कॉल्ड बैरीसेंटर रूल, बैरीसेंटर लाइन। अब ये जो एनर्जी है उसको फिर से मैं क्या बोलूँगी, CFSE स्टैंड्स फॉर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। आपकी बात, एनर्जी इज रेज्ड बाय +0.4 एंड लोवर्ड बाय -0.6। ये जो एनर्जी रेज्ड और लोवर्ड है ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ओके। सो दिस इज़ हाउ वी the splitting of d orbitals occurs in tetrahedral and हमने octahedral का पढ़ी है, तो दोनों में अपोजिट है। हमने देखा कि octahedral में तो जो हमारे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ज़्यादा क्यों होती है, हमने पढ़ा था क्योंकि वो भी एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं मेटल के ऑर्बिटल्स, और लिगेंड भी अप्रोच कर रहे हैं एक्सिस के अलोंग, जिसकी वजह से रिपल्शन जनरेट होगी, तो उनकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। बट हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या देखा, जो पहली बात तो कोई भी लिगेंड डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स वो क्लोजली अप्रोच कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द टेट्राहेड्रल फील्ड, टेट्राहेड्रल मतलब ऑक्टाहेड्रल से, ठीक है। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स की एनर्जी ज़्यादा होएगी एज़ कम्पेयर टू द डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो हमने इस पूरे प्रेजेंटेशन में बेसिकली क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा वीबीटी के अजम्पशंस के बारे में और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अजम्पशन के बारे में। वीबीटी तो कंसीडर करके चल रही थी कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होएगा, बट सीएफटी ने क्या कहा, सीएफटी ने कंसीडर किया मेटल को और लिगेंड को एक पॉइंट चार्ज के रूप में, और उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के बीच में शो किया, यानी कि उन्होंने एक आयोनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया।
यानी कि दोनों चीज़ कम्प्लीटली अपोजिट है। एक तो हमें ये बता रहे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म हो, एक हमें बता रहे आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहे। अब CFE क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों आई थी? क्योंकि VBT में कुछ लिमिटेशन थी, उनको ओवरकम करने के लिए आई थी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने जो VBT नहीं बता पाई थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने वो सब हमें बताया था। हमने देखा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑक्टाहेड्रल फील्ड इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।